कल तक भारत के सहयोग, हमारे दिए हुए राशन, ईंधन और ग्रांट्स पर अपनी सांसें गिनने वाला नेपाल आज अचानक से एक अलग ही गुमान में जी रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा सुसाइडल गेम खेलना शुरू कर दिया है जो खुद नेपाल की इकोनॉमी और पूरे सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह चाट रहा है। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक बड़े बड़े थिंक टैंक हैरान हैं कि आखिर नेपाल किस गजब की गलतफहमी का शिकार हो गया है। भारत के दिग्गज विदेश सचिव विक्रम मिस्री हों या फिर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत सर्जियो गोर, सबको अपने दरवाजे से बैरंग लौटाने वाला नेपाल आज अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। देश के अंदर हाहाकार मचा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को रोज तगड़ी फटकार लगा रहा है और देश का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। लेकिन फिर भी नेपाल की अकड़ ऐसी है कि मानो वो रातों रात दुनिया का कोई सुपर पावर बन गया हो। आज हम उन फाइल्स को डिकोड करेंगे जिन्हें नेपाल की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब भारत से व्यापार और दोस्ती के लिए कतार में खड़े हैं, तब नेपाल ऐसा क्या मास्टर प्लान बनाकर चल रहा है कि उसने खुद ही अपनी कूटनीतिक कब्र खोदनी शुरू कर दी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे हरियाणा के सामने पानी भरती है, वो आज सीधे दिल्ली से पंगा ले रहा है। नेपाल आखिर किस ओवर कॉन्फिडेंस में है? आखिर एक रैपर और गवैया से नेता बने बालेन शाह को चुनकर नेपाल की जनता ने कैसे अपना ही बंटाढार कर डाला है? और भारत से सीधे पंगा लेने का असली अंजाम क्या होने वाला है? ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी खत्म करने के नाम पर क्या नेपाल के पीएम ने खुद को पूरी दुनिया से आइसोलेट यानी अलग थलग करने का वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा दिया है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता? दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तब नेपाल से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। भारत और नेपाल के संबंधों में इस वक्त एक ऐसा अजीब सा तनाव आ चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू का एक बहुत ही क्रिटिकल दौरा अचानक से टल जाता है। विक्रम मिस्री कोई आम अधिकारी नहीं है, वो सीधे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही खास और आधिकारिक निमंत्रण लेकर 11 मई 2026 को नेपाल जाने वाले थे। इस 2 दिन के दौरे का मकसद साफ था, नेपाल की नई सरकार के साथ बैठकर दोनों देशों के बीच भविष्य के रोड मैप को सेट करना। लेकिन ऐन मौके पर यह दौरा कैंसिल हो गया। भारत सरकार ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में इसे अन्य व्यस्तताओं का नाम दे दिया, लेकिन जो असलियत अंदर से निकल कर आई है वो आपके होश उड़ा देगी। असल गेम क्या है, इसे समझिए। नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह जब से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड आ चुका है। उन्होंने आते ही एक बेहद अजीब और सख्त नो मीटिंग पॉलिसी लागू कर दी है। कूटनीति की दुनिया में यह एक ऐसा कदम है जिसे जानकार एकदम बचकाना मान रहे हैं। पीएम बालेन शाह ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी विदेशी राजदूत या टॉप अधिकारी से 1 to 1 यानी अकेले में मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने एक झटके में दशकों पुरानी उस परंपरा को डस्टबिन में डाल दिया है जिसे दुनिया भर में ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी कहा जाता है। इस नो मीटिंग पॉलिसी का सीधा असर यह हुआ कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम बालेन शाह से मुलाकात की बात की, लेकिन नेपाली पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मतलब जिस देश की 87% इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ भारत से आने वाले सामान पर टिकी हो, उसका प्रधानमंत्री भारत के इतने बड़े अधिकारी से मिलने से कतरा रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी ट्विस्ट हैं। बालेन शाह सिर्फ भारत को ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी पंगा ले चुके हैं। विक्रम मिस्री से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत सर्जियो गोर नेपाल के दौरे पर आए थे। सर्जियो गोर पूरे साउथ एशिया का टूर कर रहे थे। वो भूटान गए, वहां के राजा और प्रधानमंत्री से मिले। वो श्रीलंका गए, वहां के राष्ट्रपति ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। लेकिन जब वही अमेरिकी दूत नेपाल पहुंचे तो बालेन शाह ने उन्हें समय देने से साफ इनकार कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति के दूत को भाव नहीं दे रहा है, उसकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है? नेपाल की इस नई सरकार का लॉजिक यह है कि विदेशी राजदूत उनके पीएम के घर में सीधे घुसकर ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, जिससे उनके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही सभी देशों के राजदूतों को एक साथ लाइन में खड़ा करके अपनी नीतियां सुना दी। उनके अपने कैबिनेट मंत्री जैसे स्वर्णिम वाग्ले और सिसिर खनाल हाथ जोड़कर उन्हें समझाते रहे कि सर, ये नीति कूटनीति में काम नहीं आती, इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे।
लेकिन बालन शाह ने किसी की एक नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने यह फरमान भी जारी कर दिया कि वो अगले 1 साल तक किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। अब जरा सोचिए, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स इस फैसले को देखकर क्या सोच रहे होंगे। जियोपॉलिटिक्स यानी भू रणनीति के जानकारों का माथा ठनक चुका है। नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। एक तरफ विशाल भारत है तो दूसरी तरफ चीन। नेपाल को इन दोनों और अमेरिका के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। लेकिन यह ब्लैंकेट पॉलिसी लागू करके बालन शाह ने नेपाल को एक आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया है। भारत जैसे सबसे करीबी दोस्त को अगर यह महसूस होने लगा कि नेपाल उन्हें इग्नोर कर रहा है तो इसके नतीजे नेपाल के लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे विवाद में आग में घी का काम किया है। वो है लिपुलेख और सीमा विवाद। विक्रम मिस्री के दौरे के टलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। आपको याद होगा कि लिपुलेख भारत और चीन के बॉर्डर के पास एक दर्रा है। हाल ही में भारत और चीन ने एक बहुत ही शानदार फैसला लेते हुए लिपुलेख के रास्ते तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह भारत के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन नेपाल के पेट में अचानक दर्द उठ गया। मई के पहले हफ्ते में ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए भारत और चीन दोनों को एक भारी भरकम डिप्लोमेटिक नोट यानी विरोध पत्र भेज दिया। नेपाल अचानक से पुरानी फाइलें खोलकर दावा करने लगा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उनका हिस्सा हैं और भारत चीन उनसे बिना पूछे ये रास्ता कैसे खोल सकते हैं। नेपाल के इस एक तरफा दावे पर भारत ने जो करारा जवाब दिया उसने नेपाल की पूरी कूटनीति की हवा निकाल दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के ढाकड़ प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 2 टुक शब्दों में नेपाल को आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन लिपुलेख पर नेपाल के ये एक तरफा और मनगढ़ंत दावे भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने नेपाल को याद दिलाया कि भाई, इस रास्ते से मानसरोवर की यात्रा आज से नहीं बल्कि 1954 से चल रही है। तब तुम कहां थे? भारत ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए यह जरूर साफ किया कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं और वहां पेट्रोल, डीजल या खाद की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। लेकिन भारत ने अपनी रेड लाइन भी बहुत क्लियर कर दी है। नेपाल का एक और बड़ा फेलियर देखिए। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल बहुत उछल कर भारत आने की तैयारी कर रहे थे। वो 1 जून 2026 को दिल्ली में होने वाले पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। इस दौरे पर नेपाल ने बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। वो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बैठकर रेलवे लाइन, हवाई मार्ग और पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे अहम मुद्दों पर डील करने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, भारत सरकार ने इस पूरे सम्मेलन को ही फिलहाल टाल दिया है। वजह यह थी कि इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों को आना था और वहां इबोला नाम की बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से रिस्क लेना ठीक नहीं था। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री अप्रैल में मॉरिशस गए थे, जहां उन्होंने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री AS जयशंकर से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन वह सिर्फ एक साइड लाइन मीटिंग थी। असली काम तो दिल्ली में होना था, जो अब अधर में लटक गया है। अब बात करते हैं नेपाल की उस नई कस्टम ड्यूटी की, जिसने भारत सरकार की भौहें तान दी हैं। नेपाल की इस नई सरकार ने बिना सोचे समझे भारत नेपाल सीमा पर नई कस्टम ड्यूटी थोप दी है। इससे बॉर्डर के आर पार जो लाखों लोग रोजमर्रा का व्यापार करते थे, उनकी रोजी रोटी पर सीधा अटैक हुआ है। भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर तो खुला हुआ है, लेकिन नेपाल की इस हरकत ने व्यापारिक रिश्तों में एक गहरी दरार पैदा कर दी है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मुद्दा भी अटका पड़ा है। समझौता हो चुका है, लेकिन नेपालियों के लिए भारत में QR कोड पेमेंट अभी भी पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुआ है। नेपाल के पूर्व राजदूत विजयकांत कर्ण ने भी यही कहा है कि जब बालन शाह की पार्टी चुनाव जीती थी तब भारत बहुत पॉजिटिव था, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में वो सारा उत्साह खत्म हो गया है। कर्ण साहब का साफ कहना है कि जब तक दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी, कोई भी अड़चन दूर नहीं हो सकती। और यह बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक बालन शाह अपने इस नो मीटिंग वाले अहंकार से बाहर नहीं आते। अब तक आपको लग रहा होगा कि नेपाल के PM बालन शाह बाहर वालों से पंगा ले रहे हैं, लेकिन जरा उनके देश के अंदर का हाल देखिए। वहां तो पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है। ये वही बालन शाह हैं जिन्हें नेपाल की जनरेशन Z यानी आज के युवाओं ने बहुत उम्मीदों के साथ चुना था।
नेपाल की जनता पुराने राजनेताओं से पक चुकी थी और उन्हें लगा कि यह नया लड़का कुछ कमाल करेगा। बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में 181 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन सिर्फ 2 महीने, जी हां, महज 2 महीने के भीतर इस सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया और यह सरकार चारों तरफ से विवादों, अदालती झटकों और भयंकर आलोचनाओं के दलदल में धंस गई। बालेन शाह ने जो किया वो किसी तानाशाह से कम नहीं था। नेपाल के ऊपरी सदन यानी नेशनल असेंबली में बालेन शाह की पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है और बिना ऊपरी सदन के कोई भी बड़ा कानून पास नहीं हो सकता। इस अड़चन को पार करने के लिए बालेन शाह ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए एक बहुत ही घटिया शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने संसद के सत्र को ही टाल दिया। 30 अप्रैल 2026 को जो सत्र शुरू होना था उसे 11 मई तक खिसका दिया गया और इस बीच उन्होंने धड़ाधड़ 8 अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास कर दिए। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई पीछे के दरवाजे से अपने नियम थोप रहा हो। उनके खुद के समर्थकों को लगने लगा कि जिस बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया था वो तो एक धोखा निकला। सबसे बड़ा बवाल तो तब मचा जब बालेन शाह ने न्यायपालिका यानी कोर्ट के सिस्टम में अपने हाथ डाल दिए। नेपाल में एक संवैधानिक परिषद होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करती है। बालेन शाह ने एक ऐसा अध्यादेश पास किया जिसने पीएम को वीटो पावर दे दी। मतलब अगर किसी नाम पर बहस होती है तो प्रधानमंत्री जो कहेगा वही फाइनल होगा, भले ही बाकी लोग कुछ भी कहें। वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस अध्यादेश को वापस भी भेजा, लेकिन बालेन शाह की सरकार ने बेशर्मी से इसे बिना बदले दोबारा भेज दिया और राष्ट्रपति को मजबूरी में साइन करने पड़े। इसके तुरंत बाद डॉक्टर मनोज शर्मा को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कर दी गई, जबकि 3 बहुत ही सीनियर और योग्य जज लाइन में लगे हुए थे, जिनमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सपना मल्ला प्रधान भी शामिल थी। नेपाल की एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने तो सरेआम कह दिया कि बालेन को इस तानाशाही की भारी कीमत चुकानी होगी। यह देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार को उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रशासन को साफ करने के नाम पर बालेन शाह ने एक अध्यादेश के जरिए करीब 1600 लोगों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा कॉलेजों में छात्र संगठनों पर बैन लगाने की भी कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डंडा चलाते हुए इस अध्यादेश पर ही रोक लगा दी। ये शाह सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा कानूनी तमाचा था। इससे पहले कोर्ट ने बागमती नदी के किनारे रहने वाले सुकुम्बासी यानी भूमिहीन लोगों को बिना कोई नया घर दिए हटाने पर भी रोक लगाई थी। बालेन शाह की पुलिस जब इन गरीबों को हटाने गई तो मानवीय संकट इतना गहरा गया कि 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद जब बालेन शाह की थू-थू हुई तो वो सोशल मीडिया पर सफाई देने लगे कि हम असली भूमिहीनों की मदद करेंगे, लेकिन यह सिर्फ एक लीपापोती थी। बालेन शाह का जो सड़क छाप रवैया है वो संसद में भी देखने को मिला। 11 मई को जब संसद खुली तो पीएम साहब सफेद कैनवास के जूते पहनकर पहुंच गए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ऐसी अनौपचारिक ड्रेस पहनना सीधे तौर पर मर्यादा का चीरहरण था। हद तो तब हो गई जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था और बालेन शाह अचानक से उठकर संसद से बाहर चले गए। अगले दिन वो बिना बताए संसद से गायब रहे, जिसके बाद विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि सदन को ही स्थगित करना पड़ा। देश की इकोनॉमी का तो इन्होंने कबाड़ा ही कर दिया है। बालेन सरकार ने देश के कई टॉप उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के नाम पर अचानक जेल में डालना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे नेपाल में और विदेशी निवेशकों में खौफ का माहौल बन गया है। कोई भी नेपाल में पैसा नहीं लगाना चाहता। अब नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वांगले दुनिया भर में डैमेज कंट्रोल करते घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब जरा उन कड़वे और असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिन्हें सुनकर नेपाल के हुक्मरानों को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। जो नेपाल आज भारत को आंखें दिखा रहा है, अगर हम मई 2026 के ताजा और सटीक आंकड़ों की बात करें तो नेपाल की तुलना पूरे भारत से करना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। भारत के कई राज्य अपनी ताकत, पैसे और मैन पावर में नेपाल से कई 100 गुना आगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी यानी पैसे की। IMF के बिल्कुल ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूरे नेपाल देश की कुल GDP सिर्फ 45.8 बिलियन डॉलर पर रेंग रही है। जी हां, सिर्फ 45.8 बिलियन।
अब इसकी तुलना भारत के राज्यों से कीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लगभग 350 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। यानी एक यूपी पूरे नेपाल से 7 से 8 गुना ज्यादा अमीर और ताकतवर है। हरियाणा जैसा हमारा छोटा सा राज्य, जिसकी इकोनॉमी 130 बिलियन डॉलर है, वो भी नेपाल से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। नेपाल की कुल हैसियत भारत के उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बराबर भी मुश्किल से ठहरती है। व्यापार के मामले में तो नेपाल की हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी है। मई 2026 के डेटा बताते हैं कि नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ आयात यानी इंपोर्ट पर जिंदा है। वहां का 87% व्यापार सिर्फ आयात है और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के नाम पर सिर्फ 12% है। सीधे शब्दों में समझें तो अगर नेपाल दुनिया को 1 रुपये का सामान बेचता है तो वो विदेशों से 6.8 रुपये का सामान खरीदता है। और यह सामान सबसे ज्यादा कहां से आता है? हमारे भारत से। दूसरी तरफ हमारे हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु को तो छोड़ ही दीजिए, छोटा सा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भी आज दुनिया भर में दवाओं और ऑटो पार्ट्स का भारी निर्यात कर रहा है। हमारा हरियाणा हर साल इतना सॉफ्टवेयर, मारुति की कारें और बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है जितना नेपाल अपनी पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। कृषि और पैदावार में तो नेपाल पूरी तरह से भारत के रहमो करम पर है। नेपाल की 60% आबादी खेती करती है, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता। उन्हें फल, सब्जी और अनाज के लिए भारत के ट्रकों का इंतजार करना पड़ता है। भारत का उत्तर प्रदेश अकेले इतना गेहूं, गन्ना और आलू पैदा करता है जो पूरे नेपाल की पैदावार का कई गुना है। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, वो अकेला इतना चावल पैदा करता है कि नेपाल जैसे 4 देशों को फ्री में खिला दें। कहने को नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत अपने व्यापार और अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से भारत की ऑक्सीजन पर निर्भर है। जिस देश की हैसियत भारत के एक राज्य के बराबर भी ना हो, वो अगर भारत जैसी ग्लोबल महाशक्ति को एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र क्या हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, नेपाल की इस अजीबोगरीब कूटनीति और भारत के इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बालन शाह का यह अहंकार नेपाल को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देगा, या फिर भारत को नेपाल के साथ थोड़ा और सख्त रवैया अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत के साथ जरूर दर्ज करें। जय हिंद, वंदे मातरम।